Good morning everyone. So now continue our chapter 8 in class 10. Right? How do our organism reproduce? So in previous class we did studying about that reproductive organs in male and reproductive organs in females. Now we will deal with this fertilization, embryo formation and complete child formation. That is in the process of development of child. So following points. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है उसको भी आगे डायग्राम्स के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं दैट स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स में वेजिना के थ्रू क्या होता है, स्पर्म एंटर करते हैं, फिर वहां पे स्पर्म में क्या होता है, इंटर काउंटर मतलब कोई से फ्यूज होते हैं, दैट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन कुछ सेल्स के बॉल बनते हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फिर कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, तो ऑर्गन्स बनने के बाद वो कहा जाता है फीटस। ये जो फीटस होते हैं, फीटस को मदर के थ्रू, मदर ब्लड के थ्रू क्या होता है, वहां पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल टिश्यूज जो क्या करते हैं उसको न्यूट्रिशंस देते हैं, वो कहा जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के अंदर विलाई होते हैं जो क्या करते हैं उसको प्रॉपर सरफेस एरिया देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन के, और प्लेसेंटा का वर्क होता है ये इसको न्यूट्रिशंस भी देता है, प्लस न्यूट्रिशंस के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं किसी फीटस में, ये एम्ब्रियो बोला फीटस, तो उसमें से वेस्ट मटेरियल फिर मदर में लाते हैं, तो उसमें भी किसका रोल होता है, प्लेसेंटा। अप्रॉक्स 9 मंथ में कंप्लीट चाइल्ड जो है बोर्न कंप्लीट हो जाते हैं, और जब बर्न होता है इसमें तो उसका डिस्टेंस भी क्या होते हैं, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होता है मसल्स इन यूटेरस, यूटेरस के मसल में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शंस, जिसके थ्रू वो पुल होते हैं और फिर बॉडी से बाहर आते हैं। चलिए इसको डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। सो हियर वी एक्सप्लेन दैट इज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां पे इसको बोलते हैं यूटेरस, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, दैट इज इन ओवरी एंड दैट इज इन एग, ये गया वन। जब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं मेल और फीमेल्स में, तो इसका डिस्टेंस में क्या होती है, जैसे इसमें स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म जो होता है एटलीस्ट 20 करोड़ के आसपास स्पर्म्स के फ्लो होते हैं, क्लियर। सो ये यहाँ पे देखिए दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू स्पर्म क्या होते हैं यहाँ पे इंटर करते हैं, बट ओनली वन स्पर्म फ्यूज टू वन एग। जैसे मैंने कल बताया था कि जब पहले की स्टार्टिंग में जब मैच्योर होते हैं तो 1000 के आसपास एग बन गई, बट जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है फीटस में ओनली वन एग बन गई। अब देखिए एग तो दोनों साइड है, बट फर्टिलाइजेशन वन टाइम में यदि हो, लेकिन एक उसमें से जाएंगे ज्यादा के एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 6 करोड़ के आसपास इसका, बट ओनली कोलाइड होगा वन क्या होता है इसमें से कोलाइड होता है, इंटर इनकाउंटर होते हैं, मतलब फ्यूज होना, ये जो स्पर्म्स है वो किससे ओवम से फ्यूज होगा। और एक क्वेश्चन आने जनरली ट्विंस कैसे होते हैं, जब एक ही टाइम पे दो एग में एक साथ स्पर्म्स का वहां पे क्या होता है इनकाउंटर होता है, एक टाइम पे मतलब पर्टिकुलर सेकंड टाइम पे एक साथ दो फ्यूज हो तब उस कंडीशन में ट्विंस पैदा होते हैं, क्लियर। तो देखिए करोड़ के आसपास क्या होते हैं स्पर्म्स होते हैं, उसमें से ओनली वन फ्यूज होता है, और ये जो फ्यूज होते हैं यही प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। इस तरह से एग होते हैं और ये स्पर्म्स का ये माउथ वाला पोर्शन, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस दोनों क्या हो जाते हैं कंबाइन होते हैं। तो आते तो बहुत सारे अटैक बट फ्यूज ओनली वन होते हैं, क्लियर। और कभी कभी एक टाइम पे दो होते हैं तब ट्विंस होते हैं। अब यहाँ देखिए फैलोपियन ट्यूब से आए, अब जब इस जगह पे कोलाइड होते हैं ये प्रोसेस कहलाता है फिर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो एग होते हैं फर्टिलाइजेशन वो जो मूव होके जाते हैं कहाँ पे, यूटेरस में आते हैं, और क्या बना लेते हैं, बॉल, सेल्स के बॉल बना लेते हैं, क्लियर। ये हो गया एग, और इसी के अंदर एक क्या हो गया स्पर्म के न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, क्लियर। यहीं पे छोटे छोटे क्या होते हैं वाल बने होते हैं जिनको सपोर्ट करते रहते हैं, प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करते हैं। सो आ रहा है क्लियर। फर्टिलाइजेशन से एग और स्पर्म का कोलाइड होना, इनकाउंटर होना, इनकाउंटर के बाद यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये जो एग है कहाँ पे आ जाता है, यूटेरस में। वाला प्रोसेस क्या है, यूटेरस है। यूटेरस में सेल का एक बॉल बनता है, बॉल क्यों बनता है, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस, एक के न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस दोनों कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पे एज स्टेज कहाँ है, एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो के बाद ये जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो जाता है कुछ बॉडी के ऑर्गन्स बनने लगते हैं,
जैसे स्टार्टिंग 2 मंथ में हेड बनने लगता है, क्लियर, कुछ 2-3 मंथ बाद हैंड बनने लगते हैं। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज कहलाता है कि फीटस कहलाता है। क्या कहलाता है? फीटस का, क्लियर। और फीटस जो है उसको डेवलपमेंट के लिए, यहीं पे एक मैंने यहाँ पे शो किया है, ये जो पाइप लाइन है ये कहलाता है प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है मदर का जो स्टमक है ये प्लेसेंटा जुड़ा होता है और इसी थ्रू न्यूट्रिशंस होते हैं। प्लेसेंटा के थ्रू ही, जैसे ये तो फीटस है, फीटस तो कंप्लीट बॉडी बना नहीं, तो कंप्लीट बॉडी बनने के लिए दोनों में डिफरेंस आना समझ में। एम्ब्रियो मतलब सिर्फ सेल्स होते हैं, और जब सेल्स में ऑर्गन्स बनाने लगते हैं, जैसे आईज बनाना स्टार्ट हुआ, नोज बनाना स्टार्ट हुआ, हेड बनाना, तो इसका स्टार्टिंग पोर्शन को फीटस कहलाता है। फिर फीटस ही धीरे धीरे डेवलप होते होते 9th मंथ में कंप्लीट चाइल्ड बनता है। इस फीटस को यहाँ पे इसके थ्रू न्यूट्रिशंस मिलता है, तो न्यूट्रिशंस मिलता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा टाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसी में क्या होते हैं, छोटी छोटी विलाई होती है। प्लेसेंटा में क्या होती है? विलाई। ये विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए। अब ये जो चाइल्ड बॉर्न है इसके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो मदर जो न्यूट्रिशंस लेती है उसमें क्या न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ब्लड के थ्रू जाता है इस चाइल्ड को, धीरे धीरे इसकी बॉडी का आर्गन्स बनने लगते हैं, डेवलपमेंट होने लगता है, क्लियर। सो देखिए न्यूट्रिशन जनरली इसमें भी क्या होगा, धीरे धीरे जब बॉडी डेवलप होगा तो इसमें भी क्या होगा, वेस्ट मटेरियल्स बनने लगेंगे। तो वेस्ट मटेरियल्स भी इसी प्लेसेंटा के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं, फिर वो मदर्स के न्यूट्रिशंस में फ्लो होते हैं। इस तरह प्लेसेंटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशंस में भी, और उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल होता है प्लेसेंटा का होता है। क्योंकि बॉडी से, मदर से चाइल्ड को ऑक्सीजन देना, ग्लूकोज देना, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना, ये सब कौन फ्लो कराता है? प्लेसेंटा के थ्रू फ्लो होता है। तो ये रहा टोटल स्टेज, इस तरह से देखें डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो जो यूटेरस है, यूटेरस मस्कुलर होता है, ये जो है इसको क्या करता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, क्लियर। जैसे जनरली बोलते हैं कि 7 मंथ वगैरह में पेन वगैरह स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशंस में, क्लियर। तो ये क्या होता है, जब धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होने लगता है, ये इलास्टिक सेट है, मतलब फैल भी सकता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्शंस होने लगते हैं मस्कुलर से, और उसी के थ्रू लास्ट में ये वेजाइनल थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। इसमें कुछ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ होने लगता है, ब्रेस्ट के साइज बढ़ने लगते हैं, उस कंडीशंस में मिल्क फॉर्मेशन होने लगता है, क्लियर। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जनरली हार्मोन्स के द्वारा ये क्या होते हैं, ऑपरेटेड होते हैं, बॉडी से बाहर किया जाता है, क्लियर। ये था टोटल प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मैंने एक पॉइंट आपको लिखा दिए थे अंडरलाइन करके, यदि उनके डेफिनेशंस आते हैं या उनके फंक्शंस आते हैं तो आपको उसको प्रॉपर नोट करो, क्लियर। इससे पहले हम लोग देखा कि जब फर्टिलाइजेशंस होते हैं तब क्या होता है, वहाँ पे भी चाइल्ड का फॉर्मेशंस होते हैं। बट यदि फर्टिलाइजेशंस नहीं होती तो जनरली 11 ईयर या 12 ईयर में स्टार्ट में क्या हो जाते हैं, एक जो है कंप्लीट फॉर्मेशंस हो जाता है। इस कंडीशंस में यदि फर्टिलाइजेशंस नहीं होती, जनरली क्या होते हैं, सारी वगैरह तो उस कंडीशन में जैसे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता तो क्या होते हैं, एवरी मंथ जो ओवरी है वो एक का फॉर्मेशन, क्लियर। क्या फॉर्मेशन करते हैं, 1 एग का फॉर्मेशन करते हैं, 1 मंथ में 1 एग। अब इस एग को फर्टिलाइजेशन जनरली जब ये एग फॉर्मेशन होता है तो यूटेरस के जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं लाइनिंग ऑफ यूटेरस, ये अपने लिए प्रिपेयर रहता है कि ये फर्टिलाइज होगा तो ये एग उसके प्लेस पे आएगा, इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। इसका जो होता है थिकनेस आ जाता है, क्या आ जाती है, इसमें थिकनेस आ जाता है और स्पंजी हो जाता है। मतलब यूटेरस का जो लाइनिंग है, पोर्शंस है, वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, स्पंजीनेस आ जाता है। मतलब ये रेडी रहता है कि ये एक फर्टिलाइज होगा और इस प्लेस में आएगा। जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था जब एक फर्टिलाइजेशन होता है तो कहाँ पे आता है, यूटेरस में आता है। तो जैसे ही एक धीरे धीरे डेवलप होने लगता है तो उस कंडीशन में ये रेडी रहता है यूटेरस के लिए, एक जो है उस प्लेस में आएगा और क्या होगा, वहाँ पे फिर डेवलपमेंट करने लगेगा। इसलिए इसका जो थिकनेस है, मोटापा बढ़ जाता है और स्पंजी हो जाता है। बट यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में इसका जो लाइफ है वो कितना होता है, 1 मंथ की है। कितना होता है, 1 मंथ, धीरे धीरे डेवलप होता है, फिर वो 1 मंथ के लिए मिलते हैं।
अब जब इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो एग है, ये एग का क्या हो जाता है उस कंडीशन में, डेथ हो जाती है। और धीरे धीरे यूटेरस का जो लाइन है, ये लाइन जो ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। और जब ये टूटता है तो उसी के साथ क्या आता है, ब्लड आता है, ब्लड एंड म्यूकस आता है। अब ये डेथ जो ओवरी है, वो ओवरी डेथ जो है वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यूटेरस में। और जो क्या हो जाता है, डेथ हो गया इसका, तो डेथ होने के बाद ये भी यूटेरस में आता है। और इसी जो लाइनिंग ब्रेक हो जाता है, धीरे धीरे ये लाइनिंग क्या होने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। तो ब्रेक होने के बाद इसमें ब्रेक होता है मतलब लाइनिंग मतलब किससे बना है, ये तो टिश्यू ऑर्गन ही है। तो टिश्यू ऑर्गन से तो ब्लड की जैसी क्या होती है, ब्लड क्लॉटेड ब्लड होती है, उस तरह से ये ब्लड के साथ बाहर आता है। इसका व्हाइट क्या होता है, म्यूकस होता है। तो ये एक जो ब्लड के साथ और म्यूकस के साथ 1 मंथ में क्या होते हैं, पर मंथ क्या होते हैं, बाहर आते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो ये प्रॉपर साइकिल्स के फॉर्म में चलते रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। क्लियर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जनरली ये 2 से 8 दिन तक क्या होता है, फ्लो। तब एक साथ सडनली ब्रेक नहीं होती, धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। और एक भी क्या होता है, धीरे धीरे उसी के साथ बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स। इसका ग्रोथ देखें हम तो जनरली ये 28 डेज या 30 डेज के लिए होते हैं। तो साइकिल्स इसलिए होते हैं जनरली, एक बात करें जैसे कि सपोज यदि मेंस्ट्रुएशंस हुआ, क्लियर, यदि 30 तो हो रहा है, सो ये धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करना, जैसे हो गया, ये हो गया, तो इस तरह से धीरे धीरे डेवलप करना। कंप्लीट डेवलपमेंट होता है 14 से 18 डेज। इसी डेज में क्या होता है, दैट मैच्योर इज कंप्लीट। जो एग होता है कंप्लीट मैच्योर, जैसे 30 डेज में मैच्योरेशन कंप्लीट हुआ तो फिर ये सपोज 30 यदि डे की बात करें तो लास्ट 30 को हो रहा है, तो 1 टाइम फर्स्ट डे थोड़ा सा डेवलप होगा, मतलब इसका साइज प्रॉपर नहीं होगा, धीरे धीरे डेवलप होता है, बढ़ते रहता है इस तरह से साइज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जब 14 डेज या 14 से 80 डेज के बीच में कंप्लीट हो जाता है इसका मैच्योर, क्लियर, कंप्लीट। सो इसी बीच यदि फर्टिलाइजेशन होते हैं 14 या 18 डेज के बीच में, तब उस कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। यदि उससे पहले होते हैं इस कंडीशन में एग जो इनकम्प्लीट होता है। यदि इस ड्यूरेशंस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं तो उस कंडीशंस में जनरली जो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट यदि इस ड्यूरेशन में 14 to 18 तो जो चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आफ्टर 18 19 20 इस तरह से तो धीरे धीरे क्या होने लगता है, इसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो, तो धीरे धीरे कंप्लीट मैच्योरेशन के बाद ये क्या होने लगते हैं, वीक होने लगता है। और वीक होने के बाद धीरे धीरे इसका सपोज ये 29 या कुछ भी डेज है उसके आसपास क्या हो जाता है, इसका सेल्स का डेथ हो जाता है। डेथ होता है तो फिर ये बॉडी से ब्लड और ग्लूकोज के थ्रू बाहर निकल जाता है, फिर से न्यू एक बनता है, वो भी फिर इस तरह से डेवलप होते हैं, फिर पर्टिकुलर चलते रहता है पर। इसी को बोलते हैं हम लोग साइकिल, इसी को लेते हैं क्योंकि पर मंथ चलता है, प्रोसेस क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशंस का। So next our topic is sexual transmitted disease. Mean to say that which is caused by the sexual intercourse. या mean to say जब sexual relations के थ्रू कोई disease हो और वो एक दूसरे से फैलने लगे तो कंडीशन क्या कहलाती है, sexual transmitted disease. जनरली सिफिलिस भी है, बट जो मेन टर्म है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका जो वायरस है किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा। क्लियर। अगर आगे देखिए पर्सन्स में भी HIV है तो वो इस के थ्रू दूसरे नॉर्मल पर्सन्स को क्या कर सकता है, वो डिजीज को ट्रांसमिटेड कर सकता है। तो मान लीजिए यदि कोई HIV पर्सन्स को इंजेक्शन यूज किए हैं और उसी इंजेक्शन को नॉर्मल पर्सन्स को लगाए तो भी HIV बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। सेकंड, यदि किसी मदर को HIV एड्स है तो उस कंडीशंस में यदि उसके जो चाइल्ड है, जैसे कि बर्थ चाइल्ड है, उस चाइल्ड को भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है एड्स होने की। सेकंड है, यदि किसी पर्सन्स को HIV पर्सन्स है और विदाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की क्या कर रहा है, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना है। क्लियर, फिजिकल रिलेशनशिप बना है किसी नॉर्मल पर्सन के साथ तो उस पर्सन को HIV हो सकता है। यदि किसी HIV पर्सन का ब्लड डोनेट किया विदाउट चेकिंग, HIV टेस्ट नहीं करा, ब्लड डोनेट कर दिया, यदि उसके ब्लड को किसी नॉर्मल पर्सन में ट्रांसमिटेड किया गया, डोनेट किया तो उस पर्सन को HIV हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज HIV। अब इससे कैसे बचा जा सकता है HIV से या उस कंडीशन में ट्रांसमिटेड से, उसके लिए कुछ मेथड्स लिखते हैं ड्यू टू इन्फॉर्म क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के फॉर्म में कुछ मेथड्स लिखा है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टेशन में प्रोसेस इन विच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, कुछ कंडीशंस तो ऐसे होते हैं कि यदि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं। यदि आपको क्वेश्चन में आता है हाउ टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, यदि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड तो वे आप इस पॉइंट को डील कर सकते हैं। सेकेंड है कुछ टर्म ऐसे हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं। क्लियर, मतलब यदि उनसे भी रिलेटेड है तो भी आप ये वाला जो लाइन रिलेटेड वाला इसको भी आप दे सकते हैं, या बैरियर्स मेथड उसको भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये टर्म याद रखिए, उसके लिए आपको कहाँ प्रिंट करना है उसको देखते हैं। तो पहला कॉन्ट्रासेप्टेशन मींस द प्रोसेस इन व्हिच प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी या सेक्सुअल डिजीज है तो कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला नेचुरल मेथड में से जनरली मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर प्रेग्नेंट होने के चांसेस तब होते हैं जब एक का जो डेथ वो होता है जनरली 14 to 18 बोले थे प्रॉपर नेचर, पर यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 to 18। लेकिन इतने जीन्स में क्या होता है सेल्स जो एक सेल है वो ज्यादा मैच्योर होते हैं। यदि इस ड्यूरेशन में इंटरकोर्स होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ज्यादातर चांसेस होते हैं क्या होने के प्रेग्नेंट। ठीक है, लेकिन इस ड्यूरेशन के छोड़ते इसके बाद या इससे पहले यदि इस तरह के रिलेशनशिप्स करते हैं तो उसमें कोई चांसेस नहीं होते अनवांटेड प्रेगनेंसी। क्लियर, तो ये था नेचुरल मेथड। सेकंड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आते हैं कंडोम्स, दैट इज ए बैरियर रबर होते हैं जो मेल्स के लिए भी होते हैं, जो मेल्स के पेनिस में यूज करते हैं, फीमेल के वेजाइना में यूज करते हैं। तो ये रबर होता है जिससे क्या होते हैं जो स्पर्म्स होते हैं ओवम्स होते हैं वो इंटरकुलेट मतलब एक दूसरे से कोलाइजन नहीं हो पाते। तो ये था बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का यूज इसका मैं यही भी आपको बताया किसमें यूज करते हैं इसको सेक्सुअल डिजीज से बचने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यदि किसी पर्सन पे एचआईवी पर्सन है यदि उनका फिजिकल रिलेशनशिप्स कराना चाहते हैं तो इनके यूज से भी उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स हैं जो जनरली एक हार्मोन को क्या करते हैं कंट्रोल्स करते हैं। तो ये क्या करते हैं ऐसे हार्मोन्स को रिलीज कंट्रोल करते हैं जो एक को रिलीज होने नहीं देते, एक को रिलीज होने से रोक देता है। जब एक रिलीज ही नहीं होगा यूटेरस में आएगा ही नहीं या फिलोपियन टिप्स में प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो उसमें जो है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाता। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। दो तरह के होते हैं, तो प्रिवेंट होने नहीं देते, कुछ जो होते हैं जैसे अनवांटेड 72 जनरली एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे वो जो प्रिवेंशन होने के बाद मतलब जनरली प्रेग्नेंट होने के बाद जब बर्थ जो है से चाइल्ड एम्ब्रियो स्टेज में रहता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है जिसको एबॉर्शंस भी बोलते हैं। क्लियर, एक तो होता है सर्जिकल द्वारा बाहर निकालते हैं, कुछ जो होते हैं टेबलेट्स के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सेकंड इसमें देखते हैं इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड्स। सो सर्जिकल इम्प्लांट, तो इम्प्लांट्स में क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, एक टी शेप का क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस